नमस्कार दोस्तों, सागर एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं नितेश त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। आज आत्मरक्षा का जो दूसरा पार्ट है, जो कि कल पहले के जो पार्ट 1 का वीडियो था आत्मरक्षा का, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज आत्मरक्षा का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो पहले वाले वीडियो में जो सेक्शन हमने छुड़वाया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा विस्तार से हम चाहते थे कि आप लोगों को बताया जाए, वह सेक्शन था 98। तो जैसा कि पहले की वीडियो में आपने देखा कि आत्मरक्षा का अधिकार होता क्या है, यह किसके किसके विरुद्ध प्रयोग होता है और इसका लिमिटेशन क्या है, यह कब कब प्रयोग और कितनी मात्रा में प्रयोग इसको करना चाहिए, यह सब आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रतिरक्षा का अधिकार है, यह क्या है? यह हमारे जो भारतीय दंड संहिता 1860 का जो अध्याय 4 है, उसके अंतर्गत ही यह बातें हैं, क्योंकि सामान्य अपवाद है, जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं, उसमें अगर आप अध्याय 4 को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें इंटेंशन का अभाव रहता है। जो भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य करता है, उसमें इंटेंशन का अभाव रहता है। और जो दूसरा पार्ट है, जो जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, वह विधि द्वारा क्षम्य किया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मरक्षा को कर रहा है, वो क्या है, वह जानता है कि हमारा कृत्य क्या है। इसके अतिरिक्त उसका आशय हो सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति आप पर हमला करता है, उसकी मैं हत्या कर दूं या उसे इस प्रकार से कृत्य करूं ताकि जो मेरे ऊपर हमला हो रहा है उससे मेरी सुरक्षा हो सके। और इसके पहले आपसे बताया था कि आशय की कमी, जो इसका पहला पार्ट है सामान्य अपवाद का, तो उसके अंदर उसके अंतर्गत कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें जैसे कि तथ्य का भूल, या 7 साल का बालक, या अगर कोई व्यक्ति मत अवस्था में है, वह शराब पिए हुए या नशा किए हुए, जो भी वह किया हो। इसके अतिरिक्त जो विक्षिप्त व्यक्ति होते हैं, जो पागल व्यक्ति होते हैं, उनके संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं। और वह बातें इसलिए दी गई हैं कि उसमें क्या रहता है, उसमें आशय का अभाव रहता है। तो आशय के आधार पर विधि यह मानती है कि उनमें, इन व्यक्तियों में आशय का पूर्णतया अभाव है और इसी वजह से इनके कृत्य को हम क्षम्य करेंगे। ठीक, या आशय का अभाव नहीं है तो यह अपराध पूर्ण हुआ ही नहीं, क्योंकि अपराध के लिए आशय एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है और उसके ना रहने पर यह आपका अपराध पूर्ण नहीं होगा। तो इसका जो 98 है, वह इसी संदर्भ में है, इसी संदर्भ में। क्योंकि अगर आप 98 को आप पढ़ते हैं, 98 को पढ़ते हैं कि यह ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार, जो कि चित्त विकृत हो, वह बालक हो, वह मत अवस्था में हो, या वह तथ्य की भूल के अधीन हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो कि ये इन कैटेगरी में आते हैं, तो सामान्य अपवाद का जो चैप्टर 4 है, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि अपराध तो हुआ ही नहीं, अपराध तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इनमें आशय की कमी थी, आशय इनमें नहीं था। चलिए, यहां तक तो हम लोगों को समझ में आया। अब प्रश्न यह होता है कि मान लीजिए यह व्यक्ति जिनको तथ्य का भूल होता है, या वह छोटा सा बालक है, 7 साल का बालक है, या वह पहले से ड्रिंक किया हुआ है, या वह नशे की अवस्था में है, और या वह पागल व्यक्ति है। तो अगर यह व्यक्ति आप पर हमला करते हैं, तो क्या आपको प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा? क्योंकि अब यहां तो यह हम देखेंगे कि वह तो अपराधी है ही नहीं,
क्योंकि उसे तो विधि यह मानकर चलती है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि एक जो उसका एसेंशियल्स है, इंटेंशन, उसका पूर्णतः अभाव है। ठीक, तो इस अवस्था में दोस्तों जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वह खत्म नहीं होगा, वह समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठीक है, वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। मान लीजिए एक पागल व्यक्ति आप पर हमला करता है, एक छोटा बच्चा हमला करता है, एक तथ्य के भूल के अधीन कोई व्यक्ति हमला करता है, या कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति आप पर हमला करता है, तो ठीक है, उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया अकॉर्डिंग अध्याय 4। लेकिन जो कृत्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उससे आप तो प्रभावित होंगे, आपका शरीर तो प्रभावित होगा, आपकी संपत्ति तो प्रभावित होगी। तो उस अवस्था में आप करेंगे क्या? यस, यह 98 स्पष्ट रूप से कहती है कि आपका जो भी यह राइट है, प्रतिरक्षा का राइट, यह समाप्त होने वाला नहीं है सिर्फ इस वजह से कि जो कृत्य किया जा रहा है वह किसी पागल द्वारा किया जा रहा है, वह किसी ड्रंकर द्वारा किया जा रहा है, वह किसी छोटे बच्चे द्वारा किया जा रहा है, या वह कार्य तथ्य के भूल के अधीन किया जा रहा है। भाई, उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया, आपराधिकता का सर्वथा अभाव है। लेकिन जो कृत्य किया जा रहा है, जिस कार्य से मेरा शरीर या मेरी संपत्ति प्रभावित होगी, वह कृत्य क्या है? वह आपराधिक कृत्य है। और हमारा जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वह आपराधिक कृत्य के विरुद्ध है। जो भी आपराधिक कृत्य, चाहे वो कोई करे, एक समझदार करे, पागल करे, बच्चा करे, मूर्ख करे, जानवर करे, जिसको जो करना है करे, लेकिन हमारा कार्य है कि अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करना। तो इस वजह से 98 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको सिर्फ इस आधार पर आपके प्रतिरक्षा के अधिकार को समाप्त माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बातों को रखिएगा। अब इसमें 98 का 2 दृष्टांत है, तो दोनों दृष्टांत को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका जो दृष्टांत है, इसमें यह है कि देखिए छूट गया है यहां पर। तो इसका जो पहला दृष्टांत है, ये इसका ए दृष्टांत है और यह इसका बी दृष्टांत है। ठीक, तो यह 2 दृष्टांत इस संदर्भ में दिए गए हैं कि अगर मान लीजिए इस आप दृष्टांत को वैसे एक बार देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एक व्यक्ति है जो कि पागलपन की अवस्था में आ गया है। यह पागलपन के असर में एक व्यक्ति है जो कि एक क नामक व्यक्ति है, उसे वह जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, यह मित्रों यह है, यह पागलपन के असर में क्या क को जान से मारने का कोशिश करता है। यह क्या अपराधी होगा? इसको आप अपराधी मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि पागलपन के असर में अध्याय 4 उसे प्रोटेक्ट करेगा। अध्याय 4 कहता है कि पागल व्यक्ति आशय को धारण नहीं कर सकता। पागल व्यक्ति आशय को धारण नहीं कर सकता क्योंकि उसे समझने की शक्ति जो है उसका पूर्णतः अभाव रहता है। वह व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वह कर क्या रहा है, उसका कृत्य जो है वह क्या विधि विरुद्ध है। ठीक, तो यह सब चीजें एक पागल में नहीं रहती। एक समझदार और पागल में अंतर है। समझदार व्यक्ति जानता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह बाएं से ही चलेगा, लेकिन पागल को कभी आप देखे हैं तरीके से वह तो कहीं भी किसी अवस्था में रहता है, दाएं चलेगा, बाएं चलेगा, सड़क के बीच में चलेगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं, उसे सोचने की शक्ति नहीं है। वह जान नहीं सकता कि वह जो कृत्य कर रहा है क्या वह विधि विरुद्ध कृत्य है। ठीक, तो यह यहां पर
कोई भी क्राइम नहीं कर रहा है, कोई भी वह अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन पागलपन के असर में अगर क को वह जान से मारने का कोई प्रयत्न करता है, चाहे वो जिस जिस दृष्टि से, वेपन से, चाहे जो भी, तो यह जो इसका कृत्य है, यह कृत्य जो है, यह क के शरीर को प्रभावित तो करेगा ही। इस कृत्य से क मारा जा सकता है, ठीक। तो इसी कृत्य से य के विरुद्ध नहीं, यह तो कोई अपराध ही नहीं भाई, यह तो पागलपन के असर में है। इसे तो विधि पहले ही मान चुकी है, इसने कोई कृत्य नहीं किया है, लेकिन जो इसका कृत्य जिससे क प्रभावित होता है, वह कृत्य क्या है? वह कृत्य विधि विरुद्ध है और वह क को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा इस कृत्य के खिलाफ जो एक्शन लिया है य ने, उस एक्शन के खिलाफ क को प्रतिरक्षा का राइट मिल चुका है, ठीक। तो यहां पर क यदि अपने रक्षा में य की हत्या कर देता है, तो क ने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया, क को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक। इसका जो दूसरा दृष्टांत है, ऐसे ही दूसरा दृष्टांत इसका आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो दूसरा दृष्टांत है वह यह है कि तथ्य की खोज, जैसे कि मान लीजिए आप तमाम बच्चे यहाँ पर रहते हैं किराए पर, तो मान लीजिए अगर मकान मालिक जनरली यहाँ का 10 बजे 11 बजे ताला बंद कर देता है, तो अगर मकान मालिक ने ताला बंद कर दिया और मकान में अंधेरा, आप 12 बजे मूवीज देखकर पहले से आ रहे हो और फिर सोच रहे हो कि मकान मालिक को मालूम ना चले, और आप दीवार फाड़ने का प्रयास सोच रहे हो कि दीवार फाड़ कर धीरे से रूम में घुसे, ताला टूटा। मान लीजिए वह आप दीवार फाड़ने का प्रयास करते हैं, ये क्या है? ये गलत चीज है, ठीक। आपको राइट है, उस मकान में आपको जाने का राइट है, लेकिन आप गलत तरीके से जा रहे हैं। और अगर मकान मालिक दूर से देखता है, अंधेरे में आपको वो पहचान नहीं पाता, उसे लगता है कि यार कोई लग रहा है कि हमारे घर में कोई क्राइम करने के लिए घुसा जा रहा है, या दीवार क्यों वह कूद रहा है, और वह दूर से फायर कर देता है या कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जो कि आपको क्षतिकारित करती है, आपके शरीर पर वह हानिकारित करती है। तो क्या आप क्लेम कर सकते हैं मकान मालिक के विरुद्ध? नहीं कर सकते, क्योंकि मकान मालिक को तथ्य की भूल हो गई थी, उसे उसे इस बात का भ्रम हो गया था, और यह भ्रम जो है वह रीजनेबल था, क्योंकि 12 बजे रात में, 11 बजे रात में मकान मालिक को कोई सूचना नहीं थी, उसे नहीं मालूम था कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। आपको सूचित करना चाहिए, आपको उनको बताना चाहिए कि हम 12 बजे, आप चोरी छुपे, ठीक है, आप अपने रूम में जा रहे हो, आपको लीगल राइट है जाने का, लेकिन मकान मालिक को इस बात का भ्रम है कि आप वही व्यक्ति हो, उसे भ्रम हो जाएगा, हो सकता है कि कोई चोर हो, कोई लुटेरा हो, जो कि दीवार फाड़ने का प्रयास, और वह फायर कर देता है, आपको गोली लग जाती है। तो इस स्थिति में आप उस मकान मालिक के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो है तथ्य की भूल के अधीन है। तो यह दूसरा दृष्टांत इसी संदर्भ में दिया गया है, ठीक। तो यह 98 आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कल देखा था 100 को देखा था, तो 100 को थोड़ा सा और एक बार देख लेते, फिर 100 से लेकर 106 तक आज इस क्लास को लेकर चल 99 आप लोगों को लिमिटेशन बता ही दिया गया था कि लिमिटेशन इसका क्या है, और 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये कल 100 हम लोगों ने देखा था, तो 100 को एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु आप कारित कर सकते हैं, जब जब आप अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहला जो हमने आपसे बताया था, और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जितने भी सेक्शंस है 100 से लेकर 106 तक, तो वहां क्या है, यह टोटल को कौन नियंत्रित करता है? 199, जिसमें आपको आपकी
प्रतिरक्षा के अधिकार का लिमिटेशन दिया गया है कि आप अपने अधिकार का इस तरीके से प्रयोग मत करो कि 99 में लिमिटेशन जो भी आपको दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो। तो 100 का जो पहला पॉइंट है इसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्या है कि आपको एक रीजनेबल तरीके से आशंका हो कि जो भी मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है उससे हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक? दूसरा पॉइंट यह है कि आपको रीजनेबल तरीके से इस बात की आशंका है कि जो भी मेरे शरीर के ऊपर या मेरे पड़ोसी के शरीर के ऊपर या किसी अनजाने व्यक्ति के शरीर के ऊपर ऐसा हमला हो सकता है जिससे उसे या मुझे घोर उपाधि हो सकती है। ठीक? इस अवस्था में क्या है, आप जो भी हमलावर है उसकी आप मृत्यु कारित कर सकते हैं, उसे आप मार सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पुलिस टीम है, वह एक व्यक्ति को अवैध रूप से अपने साथ गिरफ्तार कर ले जाती है पुलिस टीम। तो यह पुलिस का जो कार्य है वह इलीगल है, अवैध रूप से है, वह किसी न्यायालय के अनुसरण में नहीं है या उसका कृत्य जो है वह सर्वथा अवैध है। और उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कुछ भीड़ उस पुलिस टीम का पीछा करती है। उस अवस्था में होता क्या है कि पुलिस वाले उस भीड़ पर फायर कर देते हैं ताकि भीड़ हट जाए या छट जाए। उस भीड़ में कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको इस बात की आशंका हो जाती है कि पुलिस के फायर से कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए या भीड़ में किसी व्यक्ति को घोर उपाधि ना हो जाए या किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए या मेरी मृत्यु ना हो जाए या मेरी घोर उपाधि ना हो जाए। उस अवस्था में उस भीड़ द्वारा फायर किया जाता है और उसमें से एक पुलिसकर्मी की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहां जो भीड़ की आशंका थी, क्योंकि पुलिस खुद इलीगल है, पुलिस किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे छुड़ाने का राइट है, क्योंकि यह अपहरण में आ जाएगा, यह बेपहरण का अपराध हो जाएगा, जिसमें जो कि 100 में खुद इस बात को लिखा गया है कि आप इस तरीके से किसी को अपहरण, बेपहरण या इस अवस्था में सदोष अवरोध करते हैं ताकि किसी लोक सेवक की सहायता न प्राप्त हो सके। उस अवस्था में आप ऐसे हमलावर की हत्या भी आप कर सकते हैं या आपको मृत्यु की आशंका होती है या आपको घोर उपाधि की आशंका होती है। इस प्रकरण में सभी आशंका सर्वथा उचित है। पुलिस अवैध रूप से किसी को ले जा रही है, मे भी उसका इनकाउंटर कर दे। ठीक, तो या पुलिस अगर फायर करती है तो भीड़ को आशंका हो सकती है कि मेरी मृत्यु इससे हो जाएगी या घोर उपाधि हो जाएगी। तो भीड़ का अगर कोई व्यक्ति फायर कर देता है और पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो यहां क्या है, यहां भीड़ को प्रोटेक्शन मिलेगा और भीड़ ने जो भी किया वह एक इलीगल कार्य के प्रतिरक्षा में किया। ठीक, तो यहां पर कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यह जो प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो इस अधिकार के आड़ में सच पूछिए तो जितने फेक इनकाउंटर्स होते हैं पुलिस द्वारा जितने भी फेक इनकाउंटर्स होते हैं इसी के आड़ में होते हैं। यह एक ऐसा राइट है कि जिसके होता क्या है, पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, सरकार का निर्देश है कि उसे मार डाला जाए और होता भी है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कई बार इसको कई बार उन्होंने निंदा किया। यह पुलिस की कार्रवाई बहुत ही गलत है और इसमें कई निर्दोष भी मारे जाते हैं, कई निर्दोष इसमें मारे गए। तो यह जो पुलिस का फेक इनकाउंटर है वह इसी के आड़ में होता है। वह अपराधी को जाकर पहले गोली मारते हैं और जब वह अपराधी मर जाता है तो उसके बॉडी के पास कोई रिवॉल्वर या कोई हथियार रख देते हैं और वह कहते हैं कि पहले गोली उन्होंने मारा, उसके बाद हमने इनकाउंटर किया, हमने अपने प्रतिरक्षा में मारा।
तो यह जो फेक इनकाउंटर होता है, इसको वह वेरीफाई करने के लिए प्रत्यक्षा का आड़ लेते हैं। वह यह कहते हैं कि नहीं, इस अपराधी ने पहले मुझे मारा। ठीक, इसकी आड़ में अपराधी भी लेते हैं। जैसे कि हाल ही में यूपी में एक कांड हुआ था, बेकरू गांव है वहां पर। तो वहां पर क्या हुआ, पुलिस टीम गई, तो यहाँ तो अपराधी भी इस बात को कह सकते हैं कि पुलिस आई और मुझे आशंका हो गई थी और मैंने फायर छोड़ दिया। तो खैर, वो खुद क्रिमिनल्स थे और उन्होंने इनको, पुलिस वालों पर फायर किया और जिसमें पुलिसकर्मी काफी नुकसान हुआ था पुलिस बल को, और बाद में उनको इनकाउंटर के रूप में उस अपराधी को मार डाला गया। तो जितने भी फेक इनकाउंटर मित्र होते हैं, उसकी आड़ में यही प्रतिरक्षा होता है, या फिर अपराधी भाग रहा है, जो कि आपको सीआरपीसी जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधी है और वह भागता है तो उसकी मृत्यु भी पुलिस वाले कारित कर सकते हैं। तो यही 2-3 ग्राउंड है जो कि पुलिस कोर्ट में सिद्ध करती है और वह दिखाती है कि इन्होंने पहला गोली मारा, चाहे जो भी। तो यह एक बहुत बड़ा कलंक है पुलिस सिस्टम पर। ठीक है, अपराधी है, जो भी आपको दंड देना उसे न्यायालय के अधीन लाइए, लेकिन इसके आड़ में अपराधी तो मारे जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते हैं। निर्दोषों की कई बार ऐसी हत्याएं हुई हैं और जिसका सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ने काफी आलोचना किया है। चलिए, तो यह आपका 100 का जो पहला और दूसरा पॉइंट है, यह क्या है, यह मृत्यु और घोर उपहत्या से संबंधित मामले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मित्रों, जो इसका तीसरा पॉइंट है वह है बलात्कार करने का प्रयत्न। बलात्कार करने का प्रयत्न, अगर कोई ऐसा इस आशय से हमला करता है तो उस व्यक्ति की या तो वह स्वयं स्त्री उस व्यक्ति को मार सकती है, उसे जान से मार सकती है, या उसके संबंधी भी उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। यह सर्वथा न्यायानुमत है, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इसके अतिरिक्त धारा 377, जिस पर अभी एक केस भी आया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधन करने की बात की थी, और सब चीजें हैं, जब ये धारा को हम पढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से उस केस के साथ हम विवरण देंगे। ठीक, तो उसमें भी प्रकृति विरुद्ध जो भी काम वासना है, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस भावना से आप पर हमला करता है जो कि प्रकृति विरुद्ध इंद्रिय भोग होता है, तो उस अवस्था में आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। यह सर्वथा विधि द्वारा मान्य है। इसके अतिरिक्त आप पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट वही है, व्यपहार या। ठीक, तो इसमें क्या है कि व्यपहार अपराध में आप किसी व्यक्ति को, एक केस आया था, एक केस के माध्यम से समझते। एक केस था विश्वनाथ वर्सेस यूपी, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो एक दामाद साहब अपने ससुराल गए अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए। ठीक, उनकी पत्नी नहीं जाना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि हम उनके साथ जाएं। उसकी इच्छा के विरुद्ध वह, उनका हस्बैंड उसे घसीट कर ले जाने लगा, इच्छा के विरुद्ध। ठीक, उस अवस्था में उसका साला, उसने विरोध किया, उसने कहा कि आप इनकी इच्छा के विरुद्ध आप नहीं ले जा सकते। तो उसके दोनों में आपस में खींचातानी हुई और इसमें उनके साले ने चाकू से अपने जीजा पर हमला कर दिया और उस दामाद साहब की अपने ससुराल में ही मृत्यु कर दी। अब उस अवस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप किसी स्त्री, भले वह आपकी पत्नी हो, आपका राइट है, लेकिन आप उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसे अगर ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं, तो यह हमारे 5वें पार्ट में आ जाएगा। आप उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध आप उसे नहीं ले जा सकते और
उसके लिए या तो वह स्त्री विरोध कर सकती है या तो उसका संबंधी, और उस विरोध में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह प्रतिरक्षा मान्य माना जाएगा। आपने प्रतिरक्षा में इस बात को किया। ठीक, तो इस केस के माध्यम से आप चीजों को बेहतर समझ गए। इसके अलावा इसका छठा पार्ट है। छठा पार्ट क्या है? सदोष अवरोध। सदोष अवरोध जब आप पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से बाधित करना कि वह जहां जाना चाहता है वह वहां न जा सके। ठीक, जैसे कि ज्यादातर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जब किसी को उठाते हैं, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे रुपए के लिए, चाहे जिस दृष्टि से, तो वह किसी ऐसे स्थान पर उस व्यक्ति को रखते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा कोई मौका न मिल सके कि वह पुलिस अधिकारियों से संपर्क साध सके, अपनी रिहाई के लिए मदद मांग सके। तो इस अवस्था में आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप असहाय हो जाएंगे। अगर वह व्यक्ति या अपराधी लेकर चला गया तो आप अपराधी की मृत्यु कारित कर दो, आपको पूर्णतः क्षम्य है। ठीक, तो यह आपका जो छठवां पार्ट है वह इसी बात में। सातवां पार्ट जो है इसका एसिड हमला। एसिड हमला, तो एसिड हमले को कल भी पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था कि एसिड हमला एक यह संशोधन अधिनियम 2013 में इसको लाया गया। यह एक स्त्री थी जिसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया था और उसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। लक्ष्मी का केस था और इस पर पहले आप लोगों को जिक्र हुआ था कि दीपिका की एक मूवीज भी इस पर आई थी। तो उसकी उस अवस्था में अगर आपके शरीर पर या आपके चेहरे पर अम्ल फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चेहरा अगर आपका कुरूपित होता है या आपके शरीर का कोई अंग विकलांग होता है तो वह किसमें आ जाएगा? वह घोर उपाधि में आ जाएगा। भले आपकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अगर चेहरे पर एक दाग भी आ गया आपके एसिड फेंकने से, या आपकी आंख चली जाती है, या कुछ भी शरीर में ऐसा हो जाता है जो कि धारा 320 में जो घोर उपाधि के जितने उसके पार्ट हैं, तो उस अगर परिभाषा में आता है तो उस अवस्था में आप उस हमलावर की मृत्यु तक आप कारित कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर अपराध है। इस अवस्था में स्त्रियों की बहुत दुर्दशा है और एक स्त्री अपना सम्मान पूर्वक जीवन, या अगर वह अपने सामान्य कार्य को करने में असक्षम होती है तो यह समाज पर बहुत बड़ा कलंक है। इसीलिए यह सातवां पोर्शन जो है वह 2013 के संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। तो यह बहुत ही अब गंभीर अपराध की श्रेणी में आ चुका है, क्योंकि आपकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। चलिए, तो यह आपका 100 था। इसके अतिरिक्त जो अगला इसका सेक्शन है वह है 101। 101 जो सेक्शन है वह सिर्फ इसी बात को कहता है कि इसके अतिरिक्त जो सात उसके पार्ट हम देखे हैं 100 में, तो इन सातों के अतिरिक्त अगर कोई कार्य, कोई हमला होता है, आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य होता है, तो आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित आप नहीं करिए। इसके अतिरिक्त आपको जो अपहानि करनी है वह आप करिए, यह सर्वथा क्षम्य है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि कल भी कई आपको बताया गया था कि अगर एक व्यक्ति है जो कि आप पर लाठी से हमला करता है, तो उस व्यक्ति लाठी से हमला में ठीक है, कभी कभी व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर साधारण चोट ही कारित होती है। तो अगर व्यक्ति हमलावर आपके ऊपर एक छड़ी से या लाठी से, जो भी आप एक साधारण कहने का एक साधारण क्षति कारित करती है, और उसके विरुद्ध अगर आप भयंकर, जितना पहले ही कल 99 में बताया गया था, जितनी अपहानि आवश्यक है उससे अधिक आप मत कारित करिए। तो एक व्यक्ति आपको छड़ी से मारता है और आप उसको गोली से मार देते हो, तो आपने उस सीमा को
का उल्लंघन किया, आप उस व्यक्ति को गोली से तभी मारेंगे जब 100 आपको अनुमति देगा। अन्यथा 101 स्पष्ट रूप से कहता है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई अपहानि कारित करो, विधि आपको क्षमा करेगी। क्योंकि विधि भी जानती है कि प्रतिरक्षा करने में थोड़ी बहुत अधिक आप सीमा को लांघ सकते हैं, लेकिन इतना भी मत लांघिए कि आप स्वयं अपराधी हो जाओ। ठीक, क्योंकि अपराधियों को कोई भी इसके लिए आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपराधियों को प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिला है। एक अपराधी यह नहीं कह सकता कि मैं गया था और मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग मुझे गोली से मारने वाले हैं। आप क्यों गए? आप क्यों चोरी करने गए? तो आप अगर खुद आक्रमण करता है तो आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग क्लियर हो जाइए। ठीक, तो यह आपका 101 है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो अगला इसका सेक्शन है, इसका जो अगला सेक्शन है वह यह है कि 102 इसको आप लोग वैसे पहले देख लीजिए। ठीक, कि यह 102 इस बारे में है कि आपका यह प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रश्न हो सकता है कि आपका यह जो प्रतिरक्षा का अधिकार है यह कब प्रारंभ माना जाएगा? क्या जब हमला हो जाए? नहीं, यह दो स्थिति में, जैसे कि या तो आप पर क्या, आप पर हमला संकट की युक्ति आशंका, यह शब्द इसमें यूज किया गया। ठीक, मतलब कि आपको इस बात की आशंका हो जाए कि मेरे ऊपर अगर हमला होने वाला है तो आपकी प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको स्पष्ट सूचना मिलती है कि कई व्यक्ति जिनके पास शस्त्र है वह आपको मार देना चाहते हैं और वह में भी 1 घंटे आधे घंटे में आपके घर पर हमला कर सकते हैं। तो उस अवस्था में आप करेंगे क्या? उस अवस्था में आप या तो लोक सेवक की सहायता लीजिए। भाई पहला तो यही है कि आप लोक सेवक की सहायता लीजिए। अगर लोक सेवक की सहायता नहीं मिलती है तो आप अपनी प्रतिरक्षा का उपाय कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। ठीक, एक केस आया था, उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के दुकान को घेर लिया चारों तरफ से। उसी में उनका घर भी था और दुकानें भी थी और वह बिल्कुल हिंसक भीड़ थी और उसने उस व्यक्ति को घेर लिया। ठीक, घेर लेने के बाद वह जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है उसने भीड़ पर फायर कर दिया, इसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहां जो भी उनकी आशंका थी वह क्या थी? वह संकट की एक रीजनेबल आवश्यकता थी, क्योंकि जो हिंसक भीड़ है वह उस व्यक्ति के दुकान को तो लूटती हो सकता है कि उसके जान को भी खतरा होता या उसके परिवार के अन्य सदस्य को भी खतरा होता। ठीक, गुजरात जो गोधरा कांड हुआ था उसके प्रति उत्तर में तमाम गुजरात में ऐसी वारदातें हुई जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी काफी निंदा की। ठीक, तो उसी संदर्भ में ये जो केस है यह कटनी का केस था। कटनी में यह केस जो आया था यह मध्य प्रदेश का जो कटनी राज्य है वह कटनी जिला है, तो वहां पर यह कांड हुआ था। तो यहाँ व्यक्ति को एक रीजनेबल तरीके से आशंका हुई थी और उसने अपने प्रतिरक्षा में कार्य किया। ठीक, तो यह जो आपका प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो ही इसकी आशंका होती आप उसका प्रयोग करिए और यह तब तक रहती है जब तक कि ऐसी आशंका बनी रहती है। जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है तब तक यह आपका जो अधिकार है यह सुरक्षित रहेगा। ठीक, तो 101 इस संदर्भ में बातें करता है। इसके अतिरिक्त 103 आपको क्या है कि संपत्ति, जैसे कि शरीर के बारे में हम लोगों ने बात किया, वैसे ही यह आपके संपत्ति से संबंधित मामलों के लिए दिया गया। ठीक, संपत्ति का जो भी
अगर मामला है तो उसके लिए यहाँ पर, और इसमें भी स्पष्ट रूप से इस धारा को आप देखेंगे तो धारा 99 में निबंधनों के अधीन आप दोषकर्ता के मृत्यु या अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं। ठीक, तो यह कौन कौन से मामले हो सकते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे मामलों में पहला जो है वह क्या है, वह लूट है। लूट बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें लुटेरा जो है वह हिंसा का प्रयोग करता है, वह हथियारों का भी प्रयोग कर सकता है। तो लूट के विरुद्ध अगर आपका सामान लूटा जाता है या आपके साथ लूट की वारदात होती है, क्योंकि इसमें तत्कालिक जो खतरा रहता है वह सामने वाले की मृत्यु का खतरा रहता है या घोर उपाधि का खतरा है। लुटेरा है, लूटने के लिए वह आपकी हत्या भी कर सकता है, आपको वह घोर उपाधि में भी डाल सकता है। तो इस अवस्था में स्पष्ट रूप से यह धारा कहती है कि अगर आप लुटेरे के विरुद्ध आप ऐसा कोई एक्शन लेते हैं जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित अगर होती है तो आपको विधि क्षम्य करेगी। तो यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वह रात में रात्रि गृह भेदन, यानी कि रात में आप किसी घर में चोरी छिपे आप प्रवेश करते हो तो उस अवस्था में भी आपकी मृत्यु कारित की जा सकती है। ठीक, तो यह इसके पार्ट है। तीसरा क्या है, अग्नि द्वारा रिष्टि। रिष्टि क्या होती है, रिष्टि में आपको संपत्ति की हानि की जाती है। तो अग्नि द्वारा रिष्टि जो यह अपराध है यह बहुत ही भयंकर रूप से अपराध है। और यह अग्नि द्वारा रिष्टि कहाँ होनी चाहिए, जहां पर मानव और संपत्ति की क्या की जाती है, अभिरक्षा की जाती है। मानव और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अगर कोई स्थान है और वहां पर आप आग लगा देते हैं और आग द्वारा लगाने का आशय आपका क्या है कि वहां पर हानि पैदा हो जाए, तो उस अवस्था में भी आप उस जो हमलावर है, जो ऐसा रिष्टि आपके साथ कर रहा है या आपकी संपत्ति के साथ कर रहा है, तो उसकी आप बेधड़क रूप से मृत्यु कर सकते हैं, आपको विधि क्षम घोषित करेगी। इसके अलावा चौथा पार्ट क्या है कि आप चोरी क्या है, वह लूट से कम अपराध है, कम गंभीर अपराध है। रात्रि गृह भेदन से रिष्टि जो है अग्नि द्वारा रिष्टि से रिष्टि जो है वह कम गंभीर अपराध है। इसके अलावा गृह अतिचार जो है वह रात्रि गृह भेदन से कम अपराध है, मतलब कि कम गंभीरता ऐसी कम है। ठीक, तो इसको भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन साथ में एक यहाँ पर और पॉइंट लिखा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। क्या यह युक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग न किया गया तो में भी आपकी मृत्यु भी कारित हो सकती है। जैसे कि अधिकांश तौर पर जो चोर होते हैं वह क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु या घोरपाती। कहने का मान लीजिए कभी आपके घर पर चोरी होती है, ठीक, और चोर साहब पहले से रिवाल्वर लेकर आते हैं, ठीक, रिवाल्वर लेकर आते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको आशंका नहीं है। जैसे कि एक प्रकरण आप लोग को पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक चोर है, वह चोरी करने के लिए घर में जाता है, ठीक, उस चोर को परिवार के सदस्य घेर कर मारने लगते हैं और उसको इस तरीके से मारते हैं कि उस व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि मेरी मृत्यु कारित हो सकती है, मुझे यह घर के सदस्य लोग मार डालेंगे। तो उस अवस्था में वह चोर जो है उसके पास हथियार होता है और वह उसका उपयोग करता है और परिवार के सदस्य को मार डालता है। उस अवस्था में चोर साहब क्या थे, ये काम तो करने गए थे चोरी, लेकिन इनका जो अपराध है वह गंभीर हो जाता है जब यह हिंसा का, ठीक, इस अवस्था में चोर चूंकि खुद आक्रमण करता है, खुद वह अपराधी है, इसी वजह से उसका जो यह कृत्य है वह प्रतिरक्षा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इनका प्रयोग किया गया है कि चोरी, रिष्टि और गृह अत्याचार जो कि कुछ कमतर अपराध हैं, इनसे यह जो 3 पार्ट दिया गया है इनसे कमतर अपराध है, लेकिन
यह कमतर अपराध होते हुए भी इससे एक रीजनेबल रूप से आपको आशंका होती है कि मे भी इस कार्य से मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है, तो लिहाजा आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर चोर आप हथियार का प्रयोग करना चाहता है तो आप में भी चोर को आप मार दीजिए, कोई आपने अपराध नहीं किया है। तो यह जैसे कि शरीर का है वैसे ही यह संपत्ति से संबंधित मामलों में दिया गया है। इसके अतिरिक्त चीजें सेम है, जैसे कि इसका जो 104 है वह चीजें वही है कि अगर वह जो 4 अवस्था है, किसमें 103 में जो 4 अवस्था है, उन अवस्थाओं के अतिरिक्त अगर कोई संपत्ति का अपराध होता है तो उस अवस्था में क्या है, आप मृत्यु के अतिरिक्त आप कोई अपहानि कारित करिए। ये नहीं कि आप भाई एक चोर है, वह एक साधारण चोरी करने है, उसके पास कोई भी वेपन्स नहीं है और वह आपके घर में घुसता है और आप उसे घेर कर मार डालने का प्रयास करते हैं और वह बेचारा मर जाता है, तो यह आपने गलत कृत्य किया, क्योंकि चोर के पास ऐसा कोई वेपन्स नहीं है जिससे घर के सदस्यों को मृत्यु की आशंका या घोर उपहति की आशंका थी। वह एक साधारण चोरी करने आया था, वह 104 के अंतर्गत था और आपने उसकी हत्या कर या मार डालने का जो आपने कृत्य किया है, यह अपराध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने अपने प्रतिरक्षा का जो सीमा थी उसका आपने उल्लंघन किया है, आप खुद आक्रमणकर्ता आप बन जाते हैं। तो इस अवस्था के लिए ही 104 का प्रावधान करता है। आप कोई भिन्न आप हानिकारी करो, चोर को 2-4 जहां पर मारो, उसे बंद करो, पुलिस को दो, यही आपका कार्य है, ये नहीं कि आप उसकी हत्या कर दे। तो ये चीजें गलत है। अब इसका अगला जो है वह जैसे कि शरीर वाला है, तो वैसे ही इसका 105 देखिए यहाँ पर पीपीटी में नहीं है, तो 105 को हम आप लोगों को ऐसे ही बता दें। ठीक, तो इसका जो इसकी जो धारा है 105, ठीक, 105 पीपीटी में टेक्निकल जो भी चीजें हैं हो सकता है कि उनसे भूल हो गई होगी। तो 105 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपकी संपत्ति का अधिकार, जैसे कि हम लोगों ने शरीर वाले में पढ़ा कि आपकी आशंका या आपकी जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वह कब शुरू होता है, जब खतरा होता है। ठीक, जब खतरा की रीजनेबल तरीके से आपको आशंका होती है, यही चीजें इसमें लिखा गया है 105 में कि जब आपको आपके साथ चोरी का क्राइम हो रहा है, खतरा है, लूट की आशंका है, डकैती की आशंका है, खतरा है, और यह समाप्त कब माना जाएगा, जब वह खतरा समाप्त हो जाएगा या जब आपकी चोरी की संपत्ति रिकवर हो जाएगी। आपके शरीर पर जो भय है कि लुटेरा आपको तत्काल मार डालेगा, वह भय समाप्त हो जाता है, या आपके साथ जो भी रात्रि गृह भेदन होता है, तो यह जो आपका क्राइम है, वह जो गृह का भेदिया है वह भाग जाता है, वह आशंका जो है वह समाप्त हो जाती है। तो उस अवस्था में यह माना जाएगा कि आपका प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो। जैसे कि आपके घर में एक चोर आता है और चोरी करने का प्रयत्न करता है, परिवार वाले जग जाते हैं, वह उस चोर ने कोई सामान छुआ नहीं, कोई सामान नहीं लिया, और उस भय में जो व्यक्ति घर के जो सदस्य जग जाते हैं, तो उस अवस्था में वो भागने लगता है। ठीक, तो आपकी आशंका समाप्त हो गई, वो चोर भाग चुका है। अब आप भागते हुए चोर को अगर आप मारते हैं तो आपने आक्रमणकर्ता का कार्य किया है, तो आपने प्रतिरक्षा का किया। जो ही वो चोर आपकी आंखों से उछल हो जाता है, आपका जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वह समाप्त माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो एक रीजनेबल आशंका थी वह आशंका समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी बात का भय नहीं है। ठीक, तो यह आपकी, और इसके अलावा जब क्लासेस रेगुलर चलेंगी और जो भी चीजें आपको खासतौर से विधि के जो छात्र होते हैं उनको क्या होता है कि एक एक सेक्शन को तोड़ तोड़ कर समझाना पड़ता है और केसेस भी बताने पड़ते हैं या एग्जाम्पल भी बताने पड़ते हैं, तो वो चीजें हम आप लोग को बताएंगे। एक लास्ट सेक्शन भी इसको देख लेते हैं ताकि आज का जो
ये दूसरा वीडियो है, ये भी हमारा समाप्त। तो यह आपका इसका 106 जो इसका लास्ट है, ठीक, इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके विरुद्ध एक भीड़ ने हमला कर दिया, आपको वो भीड़ दौड़ा चुकी है और आप भाग रहे हैं, ठीक, आपके पास हथियार है और उस भीड़ में कई ऐसे निर्दोष भी लोग हैं। एक बच्चा, वह क्या है, निर्दोष है, एक पागल व्यक्ति, एक एक शराब पिया हुआ व्यक्ति, यह लोग क्या क्या माने जाते हैं, इनमें यह माना जाता है कि कोई आपराधिक आशय नहीं होता है, ठीक। तो अगर आप वह भीड़, उस भीड़ पर अगर आपने फायर नहीं किया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, उसे डरवाया नहीं, तो वह भीड़ आपको मार ही डालेगी। आपको एक रिजनेबल तरीके से आशंका है, क्योंकि सही बात है, एक हिंसक भीड़ अगर किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ाती है तो वह व्यक्ति क्या मत करेगा, वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही। तो वह व्यक्ति भीड़ को रोकने के लिए उस वक्त फायर जोड़ देता है और उसमें कई निर्दोष बच्चे होते हैं, जिसमें से 2-3 या एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या आपने कोई क्राइम किया? नहीं जी, आपने अपने प्रतिरक्षा में कार्य किया। आपने उस भीड़ की, भले उस भीड़ में निर्दोष व्यक्ति हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपने भीड़ से सुरक्षा किया, भीड़ से अपनी प्रतिरक्षा की, जिससे आपको आपकी मृत्यु हो सकती थी। तो इस अवस्था में यह आपके प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलेगा, भले उससे किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो निर्दोष हो चाहे वो दोषी हो, जिसकी मृत्यु होनी है हो जाए, लेकिन हमको यह अधिकार हमारे धारा 106 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक। तो यह आपका आत्म प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, यह इस दोनों वीडियोस को आप एक साथ देखिएगा तो यह क्लियर समझ में आएगी। बाकी जो भी आने वाली क्लासेस है, इसको और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए